नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नई प्रश्नमाला जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह प्रश्नमाला हमसे पूर्व ज्ञान की बहुत अधिक उम्मीदें रखती है, यानी हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था वो सारी जानकारी हमें होगी, यह मानते हुए यह प्रश्नमाला आगे की ओर चलती है। इस प्रश्नमाला में जैसे कि भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कक्षा 9 से आप कुछ ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन और गोला से परिचित हो चुके होंगे। आप यह भी पढ़ चुके होंगे कि इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। सिलेंडराकार जितनी भी आकृतियां होती है उन सभी आकृतियों को बेलनाकार आकृति कहते हैं, जिसमें हमारी घर की बेलन भी शामिल है। मगर घर की बेलन के साथ साथ घरों में रखे हुए ड्रम भी शामिल है, घर में रखे हुए जो दूसरे बर्तन हैं, कोठियां हैं जिसके अंदर सामान डालते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। और चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है वो इसी तरह खड़े रूप में ही दिखाई देवे। हो सकता है कि यह जो है वो खड़े होने की जगह आपको ऐसे आड़े रूप में दिखाई देवे। खड़ा और आड़ा चाहे कैसे भी पड़ा है, यह हमारा बेलनाकार आकृति है। हम इस बेलनाकार आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो बेलनाकार आकृति में अगर आप गौर करके देखेंगे तो बेलनाकार आकृति का नीचे वाला हिस्सा वृत्ताकार होता है और ऊपर वाला हिस्सा भी वृत्ताकार होता है। अगर मैं इन दोनों वृत्ताकार हिस्सों को देखूं, ये दोनों वृत्ताकार हिस्से हैं, तो ये दोनों वृत्ताकार हिस्सों को देखूं तो मेरे को पता चलता है कि ये वृत्ताकार हिस्सा है। इसका मतलब ये जो यहां गोलाई दिख रही है ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है। तो यहां पर हमारे वृत्त के क्षेत्रफल के और वृत्त की परिधि के सूत्र काम में आएंगे, जो हमने पहले पढ़े थे। वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र पिछली कक्षाओं में तो पढ़े थे ही, और पहले अभी मैंने भी पढ़ाया था, तो वो हम यहाँ काम में लेंगे। और वो यहाँ काम में लेते समय मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मेरा एक बेलन लेता हूँ। मैंने एक बेलन लिया और इस बेलन में इसको काट करके खोल देता हूँ। तो मैं एक कैंची लेता हूँ और कैंची लेकर के इस बेलन को काटना शुरू करता हूँ। तो देखो, मैंने एक कैंची ली और कैंची लेकर के इस बेलन को काट दिया। कहाँ से कहाँ तक काट दिया? तो मैंने इसको इधर से खोलना शुरू किया। तो यहाँ से मैंने इस बेलन को जो है वो काट दिया, और काट दिया तो ये बेलन ऐसे खुल जाएगा। ये बेलन क्या होगा? खुल जाएगा। और जब ये बेलन खुलेगा तो मेरे पास में एक आकृति निकल करके आएगी। और गौर से देखना कि जब हम इस बेलन को खोलेंगे तो ऐसे झटाक से ये खुल जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास में? हमारे पास में एक आयत बन जाएगा। हमारे पास में क्या बनेगा? आयत बन जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको आयत? अगर जब हम इसको बीच में से ऐसे काटेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, और खुलेगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। इस आयत में गौर करने वाली बात यह है कि हमारी ये जो ऊंचाई है, यहां जो ये ऊंचाई है वो ऊंचाई यहां रहेगी, और यहां जो वृत्त की परिधि थी ये परिधि कट करके खुल गई है। मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो 2 पाई आर के बराबर रहेगा। मेरा आयत मिट गया है, मैं आयत दोबारा से बना देता हूं। खोलने पर मेरे पास में क्या बनेगा? खोलने पर मेरे पास में बनेगा आयत। और उस आयत में हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो ऊंचाई है वो यहाँ ऊंचाई की तरह रहेगी, और नीचे जो वृत्ताकार भाग था उसकी परिधि थी, वो परिधि खुल करके जो है 2 पाई आर जो है वो खुल करके एक सीधी रेखा में आ जाएगा। यह कुछ ऐसा ही है जैसे ये तार था और यहाँ से मैंने काटा तो ये खुल करके सीधा हो गया। अब इस तार की जगह ये पूरी की पूरी एक खोखली चद्दर है जो बेलनाकार तरीके की है, और इसको जब मैं खोलूंगा, यहाँ से काट करके खोलूंगा तो क्या होगा? ये पूरी खुल जाएगी और ऐसी सीधी हो जाएगी। और सीधी होगी तो भी उसकी माप, उसकी लंबाई कितनी रहेगी? 2 पाई आर ही रहेगी। और ये खुलने के बाद में एक आयत जैसी हो जाएगी। और हमारा ये जो बेलन है, इस बेलन का फर्श कैसा है?
तो इस बेलन का फर्श जो है वो वृत्ताकार है, और हम जानते हैं कि बेलन नीचे से वृत्ताकार हिस्से से एकदम ठीक वैसे ही ऊपर उठी हुई होती है। तो फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं बेलन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि होता है फर्श का परिमाप इनटू ऊंचाई के बराबर। ये हम जानते हैं, ये हमने पीछे घन में भी काम में लिया था, घनाभ में भी काम में लिया था। वे सभी आकृतियां जो अपने फर्श से एक समान उठती है, उन सभी के लिए ये सूत्र काम में आता है। तो हमारे पास फर्श का परिमाप कितना है, तो फर्श हमारा वृत्ताकार है, वृत्त के लिए आता है 2 पाई r, वृत्त का परिमाप 2 पाई r, साथ में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी h, तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 2 पाई r h। जब हमने इसको खोल करके किया तब भी यही आया, और सैद्धांतिक रूप से हमने जब सूत्र लगाया फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो भी हमारे पास में मान यही आया। इसके बाद में आगे हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ क्या क्या जोड़ेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हमने सिर्फ चारों दीवारें ली थी, हमने फर्श और ढक्कन नहीं लिया। तो फर्श तो हमारा वृत्ताकार है और ढक्कन भी उसी साइज का वृत्ताकार है, तो मैं लिख दूं 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल। कौन से 2 वृत्त, वो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, और हमारे बेलन के जो ढक्कन और छत 2 चीजें हैं, तो 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो फिर 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये हमारा हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें से 2 पाई r दोनों में है, इसलिए 2 पाई r में अगर कॉमन ले लूं तो अंदर से बचेगा, इधर से बचेगा h और उधर से बचेगा r स्क्वायर, में से r बाहर चला गया, अंदर बच गया r। तो हमारे पास में सूत्र आया 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। यह जो है वो इसको हल किया हुआ सूत्र है, और यह 2 अलग अलग हिस्से हैं जिसमें बेलन का वक्र पृष्ठ है और 2 बार बेलन में वृत्ताकार हिस्से हैं। 2 वृत्ताकार हिस्से कौन से, एक तो उसका फर्श और एक उसकी छत, एक तो तड़ा और एक ढक्कन, ये दोनों वृत्ताकार हिस्से हैं, इसलिए ये दोनों हमने काम में लिए हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और हम जानते हैं सैद्धांतिक रूप से वो सभी आकृतियां जो जमीन से एक बराबर ऊपर की ओर उठती है, उन सभी के लिए आयतन का सूत्र होता है फर्श का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। और बेलन का जो फर्श होता है, बेलन का जो तड़ा होता है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए पाई r स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी h, तो हमारा बेलन का आयतन का सूत्र हुआ पाई r स्क्वायर h। तो बेलन के आयतन का सूत्र आया पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास में सूत्र आया। तो हमने अभी किस किस के सूत्र देख लिए, हमने वर्ग का देखा, फिर हमने आयत का देखा, फिर उसके बाद में हमने जो है वो वृत्त का देखा, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हमने घन का देखा, फिर हमने घनाभ का देखा और बेलन का देखा। अब हमारे जो बचे हुए हैं वो हैं शंकु, गोला और अर्धगोला। तो शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पढ़ते हैं अब शंकु के बारे में। तो शंकु के सूत्र देखिए, तो हम देखते हैं कि जब प्रैक्टिकली प्रयोग किया गया और यह देखा गया कि शंकु और बेलन में एक अभिन्न संबंध है, और वो अभिन्न संबंध यह है कि अगर हम एक बेलन लेवें और बेलन लेने के साथ में उसी ऊंचाई का अगर हम एक शंकु लेवें, उसी ऊंचाई का क्या लेवें, शंकु, जिसकी ऊंचाई भी उसके बराबर हो और ऊंचाई के साथ साथ त्रिज्या भी उसके बराबर हो,
तो फिर ऊंचाई और त्रिज्या बराबर लेने पर वो जो शंकु है उसका आयतन उस बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यानी इस शंकु से अगर मैं पानी लूं, इस शंकु से क्या लूं? पानी, और इस बेलन के अंदर मैं डालूं, इस बेलन के अंदर मैं डालूं तो 3 बार डालने पर यह बेलन पूरा भर जाता है। यह एक समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु का संबंध होता है जिनका आधार बराबर है। जिनका आधार क्या है? बराबर। यानी नीचे जो वृत्ताकार हिस्सा है वो आपस में क्या है? बराबर है, और जिनकी ऊंचाइयां भी आपस में क्या है? बराबर है। ऐसे शंकु और बेलन में यह संबंध होता है कि वह शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। और अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो बेलन का आयतन है वो πr² h होता है। तो इसी आधार पर अगर मैं शंकु का आयतन लिखूं तो मेरे शंकु का आयतन जो है वो बेलन के आयतन का 1/3 हो जाता है। यह प्रैक्टिकल ड्रिल आप अपने विद्यालय में, आपकी जो मैथ्स किट दे रखी है उस मैथ्स किट में यह सामग्री दे रखी है, आप अपने शिक्षकों के माध्यम से यह प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। उसमें 2 समान ऊंचाई का बेलन और शंकु दे रखा है, और उस शंकु की सहायता से अगर बेलन को भरा जाए तो 3 बार में भर जाता है, और अगर बेलन में पानी भर के शंकुओं को भरा जाए तो उस शंकु को हम 3 बार भर सकते हैं। तो इसका मतलब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो वहां से हमारा सूत्र निकल करके आया 1/3 πr² h। πr² h किसका सूत्र होता है? बेलन का। और बेलन के आयतन का 1/3 अगर उसी माप का, यानी उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का अगर शंकु लिया जाए तो उस शंकु का आयतन उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का 1/3 होगा। यहां से हमारा निकल करके आया शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन के बाद अगर हम आगे देखें तो शंकु जो है इसमें हमने इस भुजा को कहा हमारी शंकु की त्रिज्या, ये हमारी शंकु की त्रिज्या, और ये हुई हमारी शंकु की ऊंचाई h, और ये जो है ये शंकु की तिरछी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कहलाती है। तिरछी ऊंचाई को क्या कहते हैं? L। और यहां अगर आप गौर करके देखेंगे तो यहां एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र लगता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं में, जो कि ये कहता है कि ये जो कर्ण है, जो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यहां से हमारा निकल करके आता है कि हमारी जो तिरछी भुजा है, इस तिरछी भुजा का वर्ग बराबर लंब यानी हमारी ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार यानी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। या हमारी तिरछी ऊंचाई अगर मुझे सीधी सीधी निकालनी हो तो तिरछी ऊंचाई का मान जो है यानी L का मान √ में h² प्लस r² के बराबर होता है। यहां से हमारा तिरछी ऊंचाई का सूत्र निकल करके आता है, जो कि समकोण त्रिभुज में लगने वाले इस सूत्र का पालन करता है। यह तिरछी ऊंचाई का सूत्र हमें कहां काम में आएगा? जब हम शंकु के ढालू भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। यह फर्श से एक समान रूप से ऊंची उठी हुई आकृति नहीं है, तो जो हमारे सैद्धांतिक सूत्र वहां लगे थे, कहां पर? हमारे सैद्धांतिक सूत्र जो लगे थे बेलन में, घन में और घनाभ में, वो यहां नहीं लगेगा। और हमारा ये जो शंकु है वो शंकु के ढालू भाग, इसको ढालू भाग भी कहते हैं, इसको वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। वक्र पृष्ठ, ढालू भाग ऑब्लिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके ढालू भाग का क्षेत्रफल होता है, बड़ा ही सरल सा सूत्र है, πr/L। पाई यानी 22/7, r यानी त्रिज्या, और L जो आया वो हमारे आया तिरछी ऊंचाई, जिसका मान हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों में जो है वो पाई आर है, इसलिए पाई आर आ गया कॉमन और अंदर बच गया, यहां से बच गया एल और यहां से आर स्क्वायर में से आर बाहर चला गया, अंदर बच गया आर। तो सूत्र हमारा बना पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर, ये हमारा सूत्र बन गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और शंकु के आयतन का सूत्र हमने पहले ही लिख लिया है, तो फिर हमारे शंकु के सूत्र भी पूरे होते हैं। तो अगली चीज जो हमारे सामने आएगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली चीज हमारे पास में आएगी गोला। और गोले के लिए सबसे पहली चीज जो गोले में हमें समझनी होती है कि गोला और वृत्त अलग अलग है। और गोले और वृत्त का जो सबसे साधारण अर्थ समझने के लिए हमारे पास में आकृतियां हैं वो है हमारी रोटी और लड्डू। हमारी जो रोटी है, चपाती है, वो वृत्ताकार होती है, जो सिर्फ आगे और पीछे से वृत्ताकार दिखती है। जिसको साइड से देखा जाए तो वो पतली सी किसी रेखा की तरह दिखाई देगी। जबकि जो हमारा लड्डू होता है उसको किधर से भी देखो क्या दिखता है, गोल दिखता है। तो चपाती जो है वो वृत्ताकार है और लड्डू जो है वो गोलाकार है। तो लड्डू जैसे और कौन कौन होते हैं, तो तरबूज जो है वो लड्डू जैसा होता है, बॉल जो है वो लड्डू जैसी होती है। तो ये सारी आकृति हमारी कहलाती है गोला। और गोले के विषय में दो चीजें आती है कि भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। तो हम गोले को देखते हैं। तो ये बनाया हमने गोला, ये हमारा एक गोला है जिसमें ये बीच वाला शेप ये दिखा रहा है कि भाई ये हर तरफ से गोल है, किधर से भी देखो ये क्या है, गोल है। तो इस गोले के लिए हम जब निकालते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया कि अगर इसी त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए जाएं और उन 4 वृत्तों को काट करके इसको ढका जाए तो यह पूरा जो गोला है वो बाहर से ढक जाता है। और पूरा गोला बाहर से ढक जाता है, इसका मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है, वृत्त का। और 4 वृत्तों से पूरा ढक जाता है, और 4 वृत्तों से पूरा ढक जाता है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र हुआ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी प्रकार से गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। गोला ही एक ऐसा चित्र है जिसमें त्रिज्या के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और त्रिज्या के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहां पर भी सूत्र में केवल त्रिज्या ही आई है और यहां पर भी सूत्र में केवल त्रिज्या ही आई है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं गोले के बाद अर्धगोला। अर्धगोला मतलब आधा गोला, और अर्धगोला यानी आधा गोला। और आधे गोले की जब मैं बात करूं तो मैं आपको कहूं कि अगर मान लो ये एक तरबूज है, आपके सामने ये जो क्या है, ये तरबूज है। इस तरबूज को मैंने आधा काट दिया। इस तरबूज को क्या किया मैंने, आधा काट दिया। जब मैं तरबूज को काटूंगा तो मेरे पास में 2 आधे आधे टुकड़े बन जाएंगे। ये मैंने तरबूज को काटा और एक आधा टुकड़ा मेरे पास में ये आया और एक ऐसा का ऐसा आधा टुकड़ा मेरे पास में और आया। एक ऐसा का ऐसा आधा टुकड़ा और आया। ये जब दोनों टुकड़े मैंने काम में लिए, ये दोनों टुकड़े मिलकर के ही तो हमारा तरबूज बना रहे थे। ये दोनों टुकड़े मिलकर के क्या बना रहे थे, हमारा तरबूज। और इस तरबूज को जब मैंने 2 टुकड़ों में काटा तो ये दोनों टुकड़े मेरे क्या हो गए, अलग अलग हो गए।
एक तरबूज से 2 अर्धगोले बन गए, मतलब आधा आधा हो गया। अब ये आधा आधा जब हुआ तब हमारा ये समझने वाली बात हमारे पास ये है कि हम जब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेंगे। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा निकलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, मान लो ये तरबूज था। अब तरबूज था तो बाहर वाला हिस्सा कैसा था? हरे रंग का था। बाहर वाला हिस्सा कैसा था? हरे रंग का था। और अंदर इसके क्या था? लाल। मगर वो लाल वाला तो कहीं से दिखाई भी नहीं दे रहा था जब तरबूज पूरा था। मैंने जब इसको काटा तो काटते ही क्या हुआ? हरे वाला हिस्सा 2 हिस्सों में टूट गया, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। तो मैं एक हिस्से की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की तो बात कर ही नहीं रहा। तो मैं एक को तो मान लो हटा देता हूं, तो ये मैंने हटा दिया, ये नहीं चाहिए। अब मेरा ये जो आधा हिस्सा है, इस आधे हिस्से में आप देखोगे कि ये जो ढालू भाग है, ये जो वक्र पृष्ठ है, ये इस हरे वाले हिस्से का आधा है। इस हरे वाले हिस्से का क्या है? आधा। और ये जो हरा वाला हिस्सा था वो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। मगर ये तो संपूर्ण था, ये तो क्या था? संपूर्ण। यहां पर संपूर्ण में एक दिक्कत ये आई कि संपूर्ण में हमारे पास में एक लाल वाला हिस्सा और आ गया। कैसा हिस्सा आ गया? लाल वाला। ये हिस्सा तो पहले था ही नहीं। तो वो जो बाहर हरा हरा दिख रहा था उसके तो 4 का आधा कितना हो गया? 2। मगर एक साथ में हमारे पास में यहां लाल वाला हिस्सा भी आ गया। और ये लाल वाला हिस्सा जो है वो वृत्ताकार हिस्सा है। ये वृत्ताकार हिस्सा है, इसका मतलब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये जो 2 पाई आर स्क्वायर था, इसके साथ लाल वाला हिस्सा और आ गया। और लाल वाला जो वृत्ताकार हिस्सा है, इसका सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल करके आया, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से गिनती बनती है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 भी आया। 1 2 3 4 चारों आ गए। और अब अगली चीज हम निकाल रहे हैं हमारे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होता है, तो गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का क्या होगा? तो इसका आधा, क्योंकि तरबूज जब हमने आधा किया तो आयतन तो उसका आधा हुआ है। तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इसका आधा हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? अर्धगोले का आयतन। यानी अगर आपको गोले के पता है सूत्र, तो अर्धगोले के निकाले जा सकते हैं, क्योंकि गोले वाले सूत्र के अर्धगोले वाले सूत्र जो हैं वो आधे होते हैं। और अब अगर हम आगे देखें कि भाई गोले और अर्धगोले में ये संबंध होता है, तो यहां अभी जब हमने ये किया तो एक बच्चे का जो है वो रिप्लाई उसके मन में आया कि स्क्वायर या क्यूब, ये इसका पता कैसे चलता है? तो सबसे पहले हमें ये समझने की बात है कि हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में होता है। किस में होता है? वर्ग इकाई में। यहां 2 मापों की हमेशा गुणा होती है, सिर्फ 2 मापों की। और जितने भी हमारे आयतन हैं वो हमेशा घन इकाई में होता है। और घन इकाई यानी यहां पर हमेशा 3 इकाइयों की गुणा होती है। वर्ग इकाई, तो अगर तुम देखोगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या इंटू त्रिज्या। पाई तो 22/7 है जिसका कोई मापक नहीं है, मगर वहां क्षेत्रफल में आगे क्या आया? त्रिज्या इंटू त्रिज्या। यही अगर आप देखोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया ना, तो क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। उसके बाद अगर आप किसी में भी आगे बढ़ो, शंकु में
पाई आर एल, यानी पाई इंटू त्रिज्या इंटू तिरछी ऊंचाई। तो त्रिज्या इंटू तिरछी ऊंचाई, पाई तो 22/7 है, तो मापक कौन कौन से आए, त्रिज्या इंटू तिरछी ऊंचाई। तो जितने भी क्षेत्रफल के माप हैं उनमें 2-2 इकाइयां गुणा में होती है, और जितने भी आयतन के माप हैं उसमें 3-3 इकाइयां गुणा में होती है। घन का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन यानी भुजा इंटू भुजा, बेलन का आयतन, पाई तो हमारा जो है वो नियतांक है, साइड में रह गया, क्या है r²h, यानी r²h मतलब त्रिज्या इंटू ऊंचाई। और अगर हमने गोले के देखे तो जितने भी गोले में तो त्रिज्या के अलावा और कुछ नहीं होता, इसलिए क्षेत्रफल के गोले के सारे सूत्रों में क्या लग रहा है r², और आयतन वाले सूत्रों में क्या लग रहा है r³। क्षेत्रफल और आयतन में बात स्पष्ट हुई। इनमें हमेशा वर्ग इकाई 2 इकाइयों की गुणा होगी और आयतन में हमेशा 3 इकाइयों की गुणा होगी। क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ को देखता है, यानी अगर मैं किसी लोहे के पींपे की बात करूं, हमारे घरों में पींपे रहते हैं ना, तो उस पींपे में जो चद्दर लगी हुई है वो है पृष्ठ, और उस पींपे में जितना तेल भरा जा सकता है वो हो गया उसका आयतन। मैं अगर कमरे की बात करूं तो मुझे ये मान लो आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में जो है दीवारों की पुताई करवानी हो तो वो हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस कमरे में अगर सामग्री भरनी हो, चाहे हवा ही भरी हुई है ये नापनी हो, हवा है ना, तो हवा को नापना हो, या ये कमरा पानी की टंकी है इसमें कितना पानी भरा जा सकता है ये नापना हो, तो वो क्या होगा आयतन। कौन कितनी जगह घेरता है वो कहलाता है आयतन, और सतह का ऊपरी हिस्सा हमारा क्या कहलाता है पृष्ठ। और पृष्ठ के क्षेत्रफलों के लिए हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जगह कितनी घेरता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं आयतन। दोहराने एवं ध्यान में रखने योग्य उपयोगी सूत्र। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। साथ ही यह भी कि पाई का मान 22/7 अथवा 3.14 उपयोग में लिया जाता है। महत्वपूर्ण सूत्र जिसमें हैं घन के संबंधित सूत्र यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। इसी प्रकार से घनाभ के भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र हमें ध्यान में रखने जरूरी है। इसी प्रकार से अन्य ठोस के लिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जिसमें हमारे ठोस आते हैं बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इन सभी आकृतियों के भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ज्ञात करने के सूत्र हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आगे हमारी इस प्रश्नमाला में इन्हें मिलाते हुए नए ठोस बनाए जाएंगे, जिसमें इन दिए गए ठोसों में से एक से अधिक ठोस होंगे और हमें उनसे संबंधित सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे हमारे परिमाप, परिमिति, परिधि, ये सभी इकाइयों में होता है, लंबाई के रूप में होता है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, आयतन अथवा धारिता घन इकाई में मापी जाती है। घन इकाई के साथ साथ इसे लीटर में भी मापा जाता है। घन मीटर को लीटर में या लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के तरीके बताए हैं। यहाँ पर आपको वर्ग इकाई और घन इकाई का आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, और ये सारे सूत्र आपको तैयार करने हैं, क्योंकि ये सारे सूत्र पूर्व कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, और इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उससे पहले हमारे ये सूत्र तैयार किए हुए होंगे। तो हम जब दो दो आकृतियां मिक्स करेंगे, अर्धगोले के साथ शंकु, बेलन के साथ अर्धगोले, या किसी घनाभ के ऊपर हम अर्धगोला जोड़ेंगे या काट करके निकाल लेंगे, ऐसे सब में हमें दो दो तीन तीन सूत्रों की आवश्यकता होगी, और वो सारे सूत्र आपको ध्यान में होने चाहिए, आपको वो सैद्धांतिक रूप में समझ में आए हुए होने चाहिए, तभी तो आप उसको मिक्स करके निकाल पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है वो सारे सूत्र जो है वो तैयार करके आएंगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।